आंटी के पिज्जा तो बन गया रहने का कभी। अब इधर देखो, अब देखना, आपने फेज डिफरेंस का रिलेशन पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस से सीख लिया। अब आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बात करनी है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का तो हेडिंग डाल दो साहब। सुपरपोजिशन का मतलब होता है मिलना। मेरी बात सुनना, वेव का मतलब है एनर्जी, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें एनर्जी के प्रोपेगेट करने की वजह से जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो एसएचएम शो करते हैं। मीडियम पार्टिकल्स एसएचएम शो करते हैं, बात ठीक है। तो अब यहां पर बात फंसती है कि वो एसएचएम किस तरीके से हो रहा है, बात ठीक है। या तो अप एंड डाउन होगा या टू एंड फ्रो होगा। अच्छा, अलग अलग एनर्जी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट शो करवाएगा भाई। जैसे यहां पर एम्पलीट्यूड मिल रहा है 5 सेंटीमीटर, अगर दूसरी एनर्जी हो तो हो सकता है एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर मिले, हो सकता है एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर मिल जाए। तो एनर्जी बदल देने से डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग आएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक बहुत साधारण सा स्टेटमेंट है। एक वेव की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है मीडियम पार्टिकल्स के लिए y1, फिर वही मीडियम रखो, वेव दूसरी कर दो, उसकी वजह से मिल रहा है y2, तीसरी वेव की वजह से मिल रहा है y3 इंडिविजुअल। तीसरे के टाइम पर पहली और दूसरी नहीं, सिर्फ तीसरी। फर्स्ट की वजह से y1, सेकंड की वजह से y2, थर्ड की वजह से y3। अब वो कहता है कि अगर तीनों डिस्टरबेंस, तीनों एनर्जी एक ही टाइम पर उसी मीडियम में एक साथ प्रोड्यूस कर दिए जाए तो एक नई वेव बनेगी, और उस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 प्लस y3। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक और बात बताता हूं, जैसे इस मार्कर पर 4 फोर्स लग रहे हैं तो F नेट कितना होता है, वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, यही सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है मिला के लिखना, रिजल्टेंट बताना। तो एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव की इंडिविजुअल वजह से क्या है डिस्प्लेसमेंट, वो अलग होता है। मान लो एक की वजह से y1, दूसरे की वजह से y2, दोनों की वजह से एक साथ y1 प्लस y2, लिख लो साथ। Let the individual displacements in a medium due to n waves are y1 y2 से लेकर yn। Now at same instant the displacement of resultant wave due to all n waves y new y1 प्लस y2 से लेकर yn तक। ठीक है। जैसे बेटा
लेट y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू a। मैंने मान लिया कि पहली और दूसरी वेव दोनों का डिस्प्लेसमेंट a के बराबर है। अब अगर ऐसे एंड p एंड q आर टू वेवलेट्स या वेव फॉर्म्स, तो अब लिखना बंद करो, इधर देखो, एक मिनट बेटा, इधर देखो। ये एक वेव पल्स है P और ये दूसरी वेव पल्स है Q। यस सर। ऐसे आ गए तो जानते हो ये P और Q यूं आएंगे और ऐसे चले जाएंगे। हमें बात करनी है जिस समय दोनों मिल रहे थे, इस समय है सुपरपोजिशन की कंडीशन। तो जब तक अलग अलग है तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट A, इसका डिस्प्लेसमेंट A, और जब दोनों मिलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 2A हो जाएगा। सेम ही तो है। अभी दूसरा नहीं दिखाऊंगा, इधर देखो आराम से। ये एट द टाइम ऑफ सुपरपोजिशन। सर उनकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बस साथ में जाओ। यहां पर y न्यू a प्लस a 2a, और आफ्टर दैट जब अपने अपने रास्ते आगे बढ़ जाएंगे तो देखा ये P वाला आगे बढ़ गया और ये Q वाला आगे बढ़ गया। अब एक और देखना, अगर ऐसी कंडीशन होती, एक दूसरे का इन्वर्टेड होता, ये इस डायरेक्शन में P, ये इस डायरेक्शन में Q, तो जिस समय मिलते उस समय y न्यू a प्लस a, तो उल्टे a प्लस माइनस a, तो कितना हो जाएगा 0। इन्वर्टेड है एक दूसरे का, और फिर अपने अपने रास्ते। P आगे बढ़ जाएगा, Q ये आगे बढ़ जाएगा। हाँ ना, अब दिखा। हाँ देखिए। डायरेक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ओके सर। दोनों, बाकी दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके सर। ठीक है। हाँ नोट करो, जल्दी से बना लो। हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ वेव मोशन। टाइप्स ऑफ वेव मोशन। चलो बात शुरू करते हैं। वेव मतलब एनर्जी का प्रोपेगेशन, और उस एनर्जी के प्रोपेगेट करने की वजह से मीडियम पार्टिकल्स क्या करते हैं? एसएचएम कितने तरीकों से होता है? अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो। तो अगर अप एंड डाउन है तो उसका नाम ट्रांसवर्स वेव मोशन है, और टू एंड फ्रो है तो लॉन्गिट्यूड। अब मेरी बात फिर से सुनो, ये एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है वेव। पार्टिकल्स अगर अप एंड डाउन एसएचएम शो करें तो हम ये कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑसिलेशन शो करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। परपेंडिकुलर ये है प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और ऐसे तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और परपेंडिकुलर के लिए ही दूसरा टर्म है ट्रांसवर्स। इसलिए वेव मोशन का नाम ट्रांसवर्स वेव मोशन। अच्छा, अगर एनर्जी प्रोपेगेट करे और पार्टिकल टू एंड फ्रो ऑसिलेट करे तो पार्टिकल ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव।
और उस समय नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। बात ठीक है? तो अब देखना यार, तुम्हारे पास एक पेज में बीच में लाइन ड्रॉ करो, जहां लिख रहे हो आधा पेज बचा है तब भी बीच में लाइन ड्रॉ करो। एक तरफ लेफ्ट साइड में लिखो ट्रांसवर्स वेव मोशन और एक तरफ राइट साइड में लिखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव मोशन, TW लिख दिया करूंगा फिर। और सेकेंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, when medium particles oscillate perpendicular Yes, sir. to the propagation of wave, then wave motion is known as ट्रांसवर्स वेव मोशन। यानी ये है प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं, ऑसिलेशन शो करते हैं। ये ऐसे यहां 1 2 3 4 आर मीडियम पार्टिकल्स। तो इसमें क्या लिखेंगे? when medium particles oscillate in the direction of propagation of wave, then wave motion is known as longitudinal wave। ऐसे one, two, three, and so on are medium particles। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इधर देखो, एक मिनट इधर देखो। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। देखना एसएचएम दो तरीकों से, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो। तो अगर अप एंड डाउन तब ट्रांसवर्स वेव मोशन, और अगर टू एंड फ्रो तब लॉन्गिट्यूडनल। लिखने का तरीका परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो या इन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। दूसरा पॉइंट है ट्रांसवर्स वेव को हम पढ़ते हैं क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? Crest and trough।
क्रस्ट एंड ट्रफ। इसे देखना है, 1 मिनट। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव travels in the form of crests and troughs. ये है जीरो डिस्टरबेंस लाइन। जीरो डिस्टरबेंस लाइन से ऊपर वाला जो रीजन है वो क्रेस्ट है, और जो नीचे वाला रीजन है वो ट्रफ है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर सब लोग गलत समझ लेते हैं। कई बार वो सोचते हैं पीक पॉइंट को क्रेस्ट और ट्रफ कह रहे हैं। यहां इस पार्ट में, इधर देखो आदित्य, इस पार्ट में हम जितने चाहे उतने मीडियम पार्टिकल्स मान सकते हैं, सारे के सारे ऑसिलेशन शो कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं ये वाला पार्टिकल कहां है, तो वो बताएगा मैं क्रेस्ट नाम के रीजन में हूं। ये वाला पार्टिकल कहां है, तो कहेगा मैं भी क्रेस्ट नाम के रीजन में हूं। जस्ट जीरो डिस्टरबेंस लाइन से ऊपर वाला पार्टिकल भी कहेगा मैं क्रेस्ट नाम के रीजन में हूं। रीजन above the zero disturbance line is known as crest। यानी जो मीडियम पार्टिकल्स है ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में, वो या तो क्रेस्ट के फॉर्म में लाई करेंगे या ट्रफ के फॉर्म में। जीरो डिस्टरबेंस लाइन से ऊपर है तो वो कहेंगे हम क्रेस्ट नाम के रीजन में हैं, और अगर नीचे है तो कहेंगे हम ट्रफ नाम के रीजन में हैं। ठीक है, तो यहां पर क्रेस्ट का मतलब है रीजन above zero disturbance line, ट्रफ रीजन बिलो जीरो डिस्टरबेंस लाइन पर। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर होगी, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में वो ये नहीं कहता है कि फाइंड द वेवलेंथ, वो ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स। यानी छुपे हुए शब्दों में वो आपसे वेवलेंथ फाइंड करने को कह रहा है। पर ठीक है, तो यहीं पर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स is equal to the wavelength। अब यहां देखना बेटा, ये किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, क्रेस्ट एंड ट्रफ के। लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, फिर से बोलो, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। रिफ्रैक्शन नहीं, रेयरफैक्शंस। ठीक है, अभी बना के बता रहा हूं, इधर देख। longitudinal waves travels in the form of compressions and rarefactions। कंप्रेशन रेयरफैक्शन देखना बेटा,
स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ, तो देखो हर टर्न दूसरे टर्न के मुकाबले एक जैसी डिस्टेंस पर है, जो स्प्रिंग बनती है वो वैसी। तो अब ये एक साधारण स्प्रिंग है और इसको जैसे श्रेयांश जैसे बच्चे को दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग इसके हाथ में होगी तो एक हाथ से पकड़े रहेगा, दूसरे हाथ से इसको बढ़ाएगा, फिर ऐसे दबाएगा, फिर बढ़ाएगा, फिर दबाएगा, ऐसी करते हैं। रबर बैंड मिल जाए तो ऐसी करते रहते हैं, ये आदत है। हम लोग जिन इरेजर से बिगाड़ते हैं वो कितनी इरेजर ऐसे ही तो खराब होती हैं, उसको ऐसे दबाते रहे, फिर कुछ करके ऐसे काट, कुछ चाकू से मिल गया तो उसको काट डाला, दांतों से खुरच लिया, हाँ ना। तो ये हरकतें हैं, मानवीयता के अंतर्गत है सब हरकतें। तो अगर उसे स्प्रिंग एक ऐसी मिल जाए जो उसकी ताकत के अंदर में हो, जिसे वो खींच दबा सके, तो वो जरूर खींचेगा, दबाएगा। तो बस इसे पुश एंड पुल की कंडीशन में डालो और बार बार रिपीट करो। रिपीटेडली बात, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद कंडीशन कैसी दिखाई देगी, इस तरीके से। तो जहां टर्न्स पास पास आ गए उसे कंप्रेशन कहा, जहां दूर दूर है उसे रेयरफैक्शन कहा, कंप्रेशन कहा, रेयरफैक्शन कहा, एंड सो ऑन। अब यहां पर सीखने वाली बात क्या है कि अगर नेचुरल लेंथ के टाइम पर P प्रेशर है और D डेंसिटी है, तो कंप्रेशन के टाइम पर जो प्रेशर मिलेगा वो ग्रेटर देन नॉर्मल लेंथ वाला प्रेशर, और जो डेंसिटी मिलेगी वो भी ग्रेटर देन नॉर्मल लेंथ वाली डेंसिटी। और रेयरफैक्शन के टाइम पर जो प्रेशर और डेंसिटी मिलेगी वो लेसर देन नॉर्मल वाला प्रेशर एंड डेंसिटी। बस ठीक है। तो देखना, एक तो डेफिनेशन है, दूसरा इसके बारे में एक नॉलेज है कि ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेंगी क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, और लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करेंगी कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस के फॉर्म में। बात ठीक है। नोट करो, फिर दूसरे और लिखता हूं। अब उसमें थर्ड पॉइंट लिखना, और थर्ड पॉइंट क्या है इधर देखना बेटा, एक मिनट। ट्रांसवर्स वेव को प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिजिड चाहिए, मीडियम रिजिड चाहिए, रिजिडनेस जरूरी है। ट्रांसवर्स वेव उन जगहों पर ट्रेवल कर सकता है जो रिजिड है, जैसे सॉलिड्स में, जैसे एक लोहे के पाइप को पकड़ लो, खूब बड़ा सा लो, एक एंड पर अपना कान लगा के ऐसे रख लो और दूसरे एंड पर कोई चम्मच से करे टर्न, तो वो जो आवाज सुनाई देती है वो सॉलिड में प्रोपेगेट हुई ना, और वो है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहीं भी प्रोपेगेट कर सकती है। तो अब जब ये प्रोपेगेशन वाला देखोगे तो फाइनली फिर तुम्हें ये दिखेगा कि कहां पर कैसी वेव एज्यूम करनी है, फिर उसी पर आगे बात करेंगे। फॉर प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव medium must be rigid. So propagation of transverse wave in solids always
इन लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में दो पार्ट होते हैं बेटा, ऑन सरफेस, इन इंटीरियर। तो ऑन सरफेस यस, इंटीरियर नो। इन गैसेस नेवर। अच्छा, यही चीज जब प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जाते हैं तो कोई रूल नहीं। लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड्स में भी मिलेगी, सरफेस पर भी मिलेगी, इनमें तो मिलती है। ट्रांसवर्स वेव के लिए रूल है। तो जब हम यहां लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन सॉलिड्स नेवर, यस, इन लिक्विड्स ऑन सरफेस यस, इन इंटीरियर यस, इन गैसेस ऑलवेज। तो अब इधर देखो, सभी लोग पेन छोड़ो, इधर देखो एक मिनट। अब तुम अपने लिए इनको अलग अलग कर दो। सॉलिड्स में और लिक्विड के सरफेस पर टाइप ऑफ वेव मोशन कैसा होगा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। इसीलिए लिक्विड पार्टिकल्स, जब मैंने तुम लोगों को पहला एग्जांपल सोचने को कहा था कि फ्री सरफेस पर टब में पानी भरा रखा है और पेपर पीसेस डाल दिए, फिर छपाक करेंगे तो कैसे ऑसिलेट करवाए थे? ऐसे, ट्रांसवर्स वेव मोशन। बात ठीक है? तो सॉलिड्स में यानी मेटल्स वगैरह में भी और लिक्विड के सरफेस पर कैसी वेव मिलेगी? ट्रांसवर्स। तो पार्टिकल्स किस तरह ऑसिलेट करेंगे? टू अप एंड डाउन, यानी प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी के परपेंडिकुलर। अच्छा, लिक्विड के इंटीरियर में और गैसेस में लॉन्गिट्यूडनल। कैसा? लॉन्गिट्यूडनल। गैसेस में वेव कैसी? लॉन्गिट्यूडनल। इंटीरियर लिक्विड में कैसी? लॉन्गिट्यूडनल। यानी मीडियम पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे? टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसके लिए देखना बेटा, यहीं पर एग्जांपल, साउंड वेव इन एयर। मैंने बोला और तुमने सुना, तो एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है। मीडियम पार्टिकल्स यानी एयर पार्टिकल्स सारे के सारे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो मेरे मुंह से तुम्हारे कान के बीच में जितने भी मीडियम पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं यू, टू एंड फ्रो, क्योंकि साउंड का प्रोपेगेशन इन एयर है और एयर में कैसी फॉर्म होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर। और वही साउंड जब मेटल बार में ट्रेवल कर रहा था तब एज ट्रांसवर्स। तो सॉलिड्स में लिक्विड्स के सरफेस पर ट्रांसवर्स, लिक्विड के इंटीरियर और गैसेस में इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। बात ठीक है? हाँ लिखो। सॉलिड्स और लिक्विड्स कर दो सेव करो।